प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ भाषा की संरचना एवं भाषिक आधार। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि भाषा की संरचना किन किन तत्वों से होती है। इस पर हम व्यापक रूप से दृष्टिपात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भाषिक आधार कौन कौन से हैं। तो भाषा की संरचना में ये जो 6 चीज़ें हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद भाषिक आधार जो 3 आधार हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RK जी में। सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं दोस्तों। भाषा जो होता है वह यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचना व्यवस्था है। तो यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि प्रत्येक ध्वनि रहती है उसका संकेत दिया जाता है और उसका अलग अलग संकेत दिया जाता है। कोई भी ध्वनि का एक संकेत नहीं दिया जाता है। तो यादृच्छिक मतलब जानबूझकर अलग अलग प्रतीकों द्वारा ध्वनि को इंगित करना ही यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक कहलाता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो व्यवस्था है वह अपनी विशेष प्रकार की संरचना इसकी होती है और साथ ही इस संरचना में केवल एक स्तर नहीं होता, इसमें कई स्तर होते हैं। प्रत्येक स्तर की अपनी अलग अलग संरचना होती है। जैसे स्वर का अलग ध्वनि प्रतीक, व्यंजन का अलग ध्वनि प्रतीक, स्वरों में भी अलग अलग स्वरों का अलग अलग ध्वनि प्रतीक होता है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे, आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो हम पहले बात कर लेते हैं भाषा की संरचना की। तो भाषा संरचना का मूल जो आधार है वह संरचनात्मक पद्धति है। जिस प्रकार हम भवन निर्माण करते हैं तो इसमें ईंट, सीमेंट, लोहा, शक्ति अर्थात मजदूर और कारीगर की आवश्यकता हमें होती है। उसी प्रकार भाषा संरचना में ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, प्रोक्ति और अर्थ की अपनी अपनी भूमिका होती है। इन सभी के माध्यम से भाषा बन पाती है। इनमें से कोई एक का लोप हो जाने पर वह भाषा के रूप में विद्यमान नहीं हो पाती। तो सबसे पहले हम देखेंगे ध्वनि संरचना। भाषा संरचना के दोस्तों ये सभी भाग हैं। सबसे पहले हम ध्वनि संरचना में आते हैं। ध्वनि संरचना क्या होती है, ध्वनि की विशेषताएं क्या होती है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ध्वनि क्या है। सामान्यतः किन्हीं दो या दो से अधिक वस्तु जब आपस में टकराते हैं तो वायु में कंपन होता है। जब एक कंपन, यह जो कंपन है कानों तक पहुंचता है तो इसे ही हम कहते हैं ध्वनि। भाषा विज्ञान में मानव के मुखांगों अर्थात मुख के अंदर जो अंग हैं जैसे जीभ, तालु और बहुत सारे अंग होते हैं जिसको हम अच्छे से बताएंगे उसको। तो ये सभी जो है कोमल तालु, कठोर तालु होता है ना, ओष्ठ होता है। तो इन सभी के माध्यम से जो निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है इसे हम ध्वनि विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो ध्वनि जो विज्ञान है अर्थात स्वन विज्ञान, यह भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। ध्वनि जो होता है दोस्तों वह भाषा की लघुतम, स्वतंत्र और महत्वपूर्ण इकाई है। इस पर आप ध्यान देंगे, भाषा की सबसे लघुतम अर्थात सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि और स्वतंत्र होती है और महत्वपूर्ण होती है। तो ध्वनि जो होता है वह स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, अलग अलग ध्वनियाँ, और ध्वनियों के मिलने से शब्द बनता है। तो यदि सभी भाषा की ध्वनियों में सैद्धांतिक रूप से कुछ समानता होती है तो प्रत्येक भाषा की ध्वनियों में भी कुछ अपनी विशेषताएं भी होती है। कहा यह जा रहा है कि
सभी भाषा की ध्वनियों में कुछ कुछ समानताएं होती है। जैसे आप हिंदी का अ ले लो और अंग्रेजी का ए ले लो, अ आ ई ए, तो ये सभी जो ध्वनियाँ हैं ये सभी अपनी हिंदी भाषा के स्वर हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा में ये जो ध्वनि है ये भी आती है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें ए और ई ये जो हैं ये दोनों में समानता को प्रदर्शित करते हैं। और अंग्रेजी भाषा में अलग विशेषता, अपनी विशेषता है, हिंदी की भी अलग विशेषता है। अंग्रेजी भाषा में जैसे अ इस प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, ए इस प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। तो ये अपनी उसकी विशेषताएं हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं दोस्तों ध्वनि संरचना का वर्गीकरण। ध्वनि का वर्गीकरण हम करेंगे इसमें, और कौन कौन से हैं इसको जानेंगे। तो भाषा जो है ध्वनियों का अध्ययन करती है, और ध्वनियों को अध्ययन करने पर हमारे सामने दो मुख्य वर्ग आते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो लगभग सभी भाषाओं में आपको स्वर और व्यंजन देखने को मिलता है। स्वर क्या होता है इसको देख लीजिए। भाषा में कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि का सहयोग नहीं लेना पड़ता है। इन ध्वनियों के उच्चारण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता, यह बोला जा रहा है। तो भाषा में ऐसी ध्वनि होती है दोस्तों जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी और ध्वनि का सहयोग हमें नहीं लेना पड़ता, अर्थात दो ध्वनि को एक साथ मिलाकर नहीं बोलना पड़ता हमें, ठीक है। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता, अर्थात हमारा जो फेफड़े से वायु निकलती है, मुख से वायु मुख के द्वारा जब यह मुख पर पहुंचती है तो उन स्वर ध्वनियों का उच्चारण करते हैं जब हैं हम लोग, तो वह जो मुख की जो मुखांग है उनको बाधित नहीं करते, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में फेफड़े से आने वाली वायु अबाध गति से बाहर आती है और इनका उच्चारण जितनी देर चाहे हम कर सकते हैं, इसलिए इन्हें स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो विभिन्न भाषाओं में स्वर ध्वनियों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे वर्तमान समय में हिंदी की स्वर ध्वनि की संख्या है 11। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं हिंदी के। तो पहला है अ, दूसरा है आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। तो ये 11 जो हैं वह स्वर हैं। इन सभी में से किसी का भी आप उच्चारण करके देख लीजिए, जो फेफड़े से आने वाली वायु है अर्थात निःश्वास है वह बाधित नहीं होती है। जैसे अ का उच्चारण आप जितनी देर चाहे कर सकते हैं इस तरह से। उसी तरह अंग्रेजी में स्वरों की संख्या 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू, इनका भी उच्चारण आप कितनी भी देर तक कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं में स्वर ध्वनियों के स्थान व्यवस्था में भी भिन्नता पाई जाती है। किसी भाषा में समस्त ध्वनियाँ पूर्ववर्ती या परवर्ती एक स्थान पर व्यवस्थित होती है, तो किसी भाषा में व्यंजन ध्वनियों के मध्य यह व्यवस्थित होती है। जैसे हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी की सभी ध्वनियाँ व्यंजन से पूर्व एक स्थान पर व्यवस्थित है। आपने पढ़ा है जो स्वर है वो एक स्थान पर व्यवस्थित है, जबकि अंग्रेजी में देखिए स्वरों की व्यवस्था व्यंजनों के मध्य है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इसको आप देखकर समझ सकते हैं कि यह व्यंजन जो ध्वनि है इनके बीच बीच में आता है। अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन ध्वनि के बारे में। तो व्यंजन ध्वनि किसे कहते हैं इसको समझते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर ध्वनियों का सहयोग अनिवार्य हो, अर्थात स्वर ध्वनियों के बिना व्यंजन ध्वनि का उच्चारण संभव ही ना हो, है ना, और जिनके उच्चारण में फेफड़े से आने वाली वायु
मुख के किसी भाग में अल्प अर्थात कम या अधिक, अल्प अधिक बोला गया है ना, रूप से अवरुद्ध होने के कारण घर्षण के साथ बाहर आए, उन्हें व्यंजन ध्वनि कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हम व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण जब हम करते हैं तो इनके उच्चारण करते समय फेफड़े से जो वायु निकलती है, बाहर जाती है, निःश्वास जो रहती है, जब हम सांस लेते हैं तो उसको निःश्वास बोलते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं उसको निःश्वास के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो निःश्वास है यह हमारे मुख के किसी न किसी भाग के द्वारा रुकता है व्यंजन के उच्चारण में, ठीक है। तो हिंदी में व्यंजन ध्वनियों को स्वर के बाद स्थान दिया गया है, जबकि अंग्रेजी भाषा में देखें तो स्वर ध्वनि के साथ यह मिश्रित रूप में दिखता है। हिंदी में कुछ व्यंजन ध्वनियों का प्रयोग स्वर के रूप में किया जाता है दोस्तों, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे या और व, यह जो वर्ण है इसको हम अर्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि ये आधा स्वर और आधा व्यंजन का काम करते हैं। तो हिंदी में महाप्राण ध्वनियों के लिए स्वतंत्र चिन्हों की व्यवस्था है। जैसे प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनियाँ महाप्राण कहलाती है। इससे पहले आपको यह समझना है दोस्तों कि हिंदी के जो वर्ण होते हैं उनको मुख्यतः 5 वर्ग में बांट दिया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में ये सभी में 5-5 ध्वनियाँ होती है, ठीक है दोस्तों। एक बात आपको समझने का ज़रूरत है कि जो ध्वनि बोला जा रहा है और वर्ण बोला जा रहा है इनमें अंतर है। ध्वनि वह होती है जिसका हम मुख से उच्चारण करें, और वर्ण वह होता है जिस ध्वनि को हम लिपिबद्ध करें, ठीक है। अर्थात क मैं अगर मुंह से बोल रहा हूँ तो यह एक ध्वनि है, और इसी को मैंने लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा, ठीक है। तो हिंदी में 5 वर्ग बांटे गए हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक। ये जो 5 वर्ग हैं दोस्तों, इनमें से दूसरा और चौथा नंबर का जो ध्वनि है ये सभी क्या कहलाते हैं, महाप्राण ध्वनि कहलाते हैं। महाप्राण ध्वनि कहने का अर्थ यह होता है, महा मतलब ज़्यादा और प्राण मतलब होता है वायु। प्राण का अर्थ होता है वायु, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु घर्षण करते हुए निकलती है बाहर की ओर, उन वर्णों को हम महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। समझ आ गया। तो क वर्ग की क और घ, च वर्ग की छ और झ, ट वर्ग का ठ और ढ, त वर्ग का थ, ध और प वर्ग का फ और भ, ये सभी जो हैं वह महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। एक बात और आपको समझना है, ये जो व्यंजन है दोस्तों इसको हलंत के रूप में लिखा गया है, क्योंकि यही व्यंजन का शुद्ध रूप है। अगर मैं क लिख दूं तो इस क में क हलंत के रूप में है, अर्थात आधा क है और उसमें अ मिला है, तभी ये पूरा क बन पाया है, ठीक है। आप क का उच्चारण करेंगे तो लास्ट में अ जरूर आएगा, क्योंकि क जो है वह स्वर से मिल के बना है, तभी यह पूर्ण रूप से क बन पाया है, ठीक है। तो कुछ भाषाओं में महाप्राण ध्वनि जो होते हैं वह इसके अस्तित्व की स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसी अवस्था में अन्य भाषा की महाप्राण ध्वनियों को लिपिबद्ध करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे बात कर लिया जाए अंग्रेजी भाषा में महाप्राण ध्वनि बनाने का, है ना, तो हिंदी की महाप्राण ध्वनियों का रेखांकन अंग्रेजी में हम इस प्रकार करते हैं। देखिए, अल्प प्राण ध्वनि के लिए हम के का उपयोग करते हैं, जैसे क के लिए के, और महाप्राण में इसी में हम कुछ जोड़ देते हैं। ख के लिए
के एच का प्रयोग, अल्प प्राण ग के लिए जी का प्रयोग और घ के लिए जी एच का प्रयोग। ये य ना होकर क्या है दोस्तों, घ है। ठीक है। उसी तरह च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी और ढ के लिए डी एच। तो इस तरह से दोस्तों अंग्रेजी भाषा में महाप्राण बनाने के लिए हम कुछ लेटर्स को जोड़ देते हैं। महाप्राणत्व का यह रूप ऐतिहासिक विकास क्रम में हम देख सकते हैं। जैसे पहले अब ही जो है शब्द चलता था, लेकिन अब ही के स्थान पर अभी रूप ले लिया है ना। उसी तरह कब ही का हो गया है कभी, सब ही का हो गया है सभी। आप इसको बार बार बोलेंगे तो आपको अभी ही सुनाई देगा, अभी 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 अभी। ठीक है। तो इस तरह से यह महाप्राणत्व का विकास हम देख सकते हैं। तो आपने जान लिया है कि हिंदी के जो वर्ण, दो वर्ण होते हैं य और व, अर्थात य और व ध्वनि को क्या बोला जाता है, अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। तो यह तो देख लिया हमने दोस्तों ध्वनि का वर्गीकरण। अब हम दूसरा विशेषता देखेंगे ध्वनि का बलाघात। तो बलाघात का अध्ययन ध्वनि में किया जाता है। भाषा में विभिन्न ध्वनियों के एक साथ प्रयोग होने पर भी उनके उच्चारण में प्रयुक्त बल में पर्याप्त भिन्नता होती है। जब किसी ध्वनि पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव होता है तो उसे ध्वनि बलाघात कहते हैं। जैसे समझ सकते हैं कि आम एक शब्द है। आम जब हम बोल रहे हैं दोस्तों तो शब्द आ में और म शब्द, आम शब्द में आ और म दो ध्वनियाँ हैं, तो आ पर म की अपेक्षा अधिक बल दिया जा रहा है। तो हिंदी ध्वनियों में बलाघात के विषय में यह देखने योग्य है कि यह प्रभाव सदा स्वर पर ही ज़्यादा होता है। तो आपको यह चीज़ याद रखना है कि बलाघात स्वर ध्वनि पर ज़्यादा होता है। जब एक वाक्य में किसी शब्द की सभी ध्वनियाँ अन्य शब्दों की ध्वनियों की अपेक्षा अधिक सशक्त रूप से प्रयुक्त होती है तो उसे शब्द बलाघात कहते हैं। शब्द में बल लगाया जाता है तो उसे शब्द बलाघात। ठीक है। जैसे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, मुझे एक रंग वाली कलम चाहिए। तो यहाँ पे एक रंग वाली बोल्ड लेटर से दर्शाया गया है, यहाँ पे बलाघात लगाया गया है। बोला जा रहा है मुझे एक रंग वाली कलम चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि उसे केवल एक रंग की कलम चाहिए। और इस पर गौर फरमाइए, मुझे एक रंग वाली कलम चाहिए। तो रंग वाली पर यहाँ पे बलाघात दिया गया है, तो इससे अर्थ यह निकल रहा है कि उसको रंग वाली एक कलम चाहिए। ठीक है। कोई भी रंग हो सकता है, लेकिन पहले वाले में केवल एक रंग वाली कलम चाहिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों संधि। तो ध्वनि की विशेषता एक और है, वह है संधि। कभी कभी दो भाषिक ध्वनि इकाइयाँ मिलकर जब एक हो जाती है और ऐसे ध्वनि परिवर्तन को हम कहते हैं संधि। तो संधि अर्थात मेल या जोड़ होता है। इसका अर्थ जब दो ध्वनि इकाई एक साथ मिलते हैं तब हम इसको कहते हैं संधि। तो प्रत्येक भाषा के संधि नियमों की अपनी विशेषताएं होती है। उच्चरित हिंदी में कई प्रकार की संधियां मिलती है और विशेषताएं होती है। ठीक है। जैसे ह्रस्वीकरण। तो ह्रस्वीकरण को देख लीजिए, हिंदी तद्भव शब्दों में यह प्रक्रिया मिलती है। ह्रस्वीकरण का अर्थ यह है दोस्तों कि बड़ा जो ध्वनि होता है, दीर्घ ध्वनि जो होता है, वह संधि होने से छोटा हो जाता है। जैसे आप के साथ ना लगा दिया जाए तो आप में जो प वर्ण है और ना वर्ण है, प और ना, इससे अगर जुड़ता तो ये बनता आप ना, लेकिन यहाँ पर ह्रस्वीकरण हो गया है। ठीक है। जिसके कारण यह बन गया अपना। आ का ह्रस्वीकरण अ में हो गया है। उसी तरह
आधा खिला से हो गया है अध खिला। भीख धन आरी से हो गया है भिखारी। तो इस तरह से हमें ह्रस्वीकरण देखने को मिलता है तद्भव शब्दों में। तद्भव शब्द मतलब जो संस्कृत से बदले हुए शब्द हैं। तत्सम शब्द उन्हें बोलते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द हैं। उसी तरह दीर्घीकरण की भी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। जैसे मुख्य धन अर्थ का अधन अ मिला के यहाँ पे हो गया है आ, ठीक है। तो जबकि अधन अ को आप मिलाएंगे तो हमेशा अ ही रहेगा दोस्तों। अधन आ को मिलाने पर या आधन अ को मिलाने पर या आधन आ को मिलाने पर ये सभी आ देंगे, जबकि अधन अ को मिलाने से हमेशा अ ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर दीर्घीकरण होकर हो गया है मुख्य अर्थ होता है, उसको बोल दिया गया है मुख्यार्थ, ठीक है। तो यह चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। उसी तरह कवि धन इंद्र, छोटा ई व में छोटा ई और इंद्र का छोटा ई, तो छोटा ई मिलाकर ये छोटा छोटा ई मिलाकर बन गया बड़ा ई, तो हो गया कविंद्र। तो यह दीर्घीकरण हमें दिखाता है। उसी तरह घोषीकरण, घोषीकरण क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो देखिए जो पंचम वर्ण हमारे पास जो होते हैं ये 5 वर्ण हैं क ख ग घ अंग, ये सभी जो है 5 वर्ण हैं और सभी वर्गों में ये 5-5 वर्णों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो जाए, अर्थात पहले वर्ण की जगह तीसरा वर्ण ले ले, उसको हम बोलते हैं घोषीकरण, ठीक है। जो पहला वर्ण होता है दोस्तों, पहला दूसरा है ना, ये सभी क्या कहलाते हैं अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा कहलाते हैं घोष वर्ण, ठीक है। घोष या सघोष इस नाम से जाना जाता है और दूसरा रहता है अघोष, ठीक है। तो जो भी ये 5 वर्ग हैं उसके पहले और दूसरे वर्ण को हम बोलते हैं अघोष, जबकि तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण को बोला जाता है सघोष या घोष, ठीक है। तो घोषीकरण तब होता है जब एक का परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण द्रष्टव्य है, डाक धन घर, तो क का परिवर्तन ग में हो गया, क की जगह ग ने लिया तो हो गया डाकघर। उसी तरह धूप धन बत्ती का हो गया तो प की जगह किसने ले लिया, ब ने लिया, धूप बत्ती हो गया, ठीक है। उसी तरह लोप होना अर्थात लुप्त हो जाना। जैसे घोड़ा धन दौड़ का हो जाता है घुड़ दौड़, यहाँ पे आ का लोप हो गया। पानी धन घाट, ई और आ का लोप यहाँ पे दिखाई दे रहा है पनघट, ठीक। पानी धन घाट से हो गया पनघट। उसी प्रकार आगम, आगम भी एक विशेषता है संधि में। जैसे मूसल धन धार, मूसल धन धार का हो गया मूसलाधार, यहाँ पे आ का आगम हो गया दोस्तों, ठीक है। ल जो है वह छोटे रूप में था लेकिन इसमें आ की मात्रा आ गई, इस कारण ये हो गया मूसलाधार। उसी तरह दीन धन नाथ, आ का आगम होने से हो गया दीनानाथ। विश्व धन मित्र, विश्वामित्र, इस तरह से आ का आगम हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आपने वर्ण के बारे में अर्थात ध्वनि के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में देख लिया, जिसमें से संधि इसकी एक मुख्य विशेषता है और संधियों में किस तरह से परिवर्तन होता है इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शब्द संरचना, ठीक है, वाक्य, प्रोक्ति, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, इसको गौर से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों ये सभी एक आधार है, ठीक है।
भाषा का ये आधार है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाषा विज्ञान बहुत ही कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। अगर आप सब इसको देखेंगे, समझेंगे, भाषा की संरचना को पहले अगर समझ जाएं तो भाषा विज्ञान को पढ़ना कठिन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।